वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे हैं सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, तो आप सबको अच्छे समझ आ रहे होंगे। एंड द काउंटडाउन हैज ऑलमोस्ट फिनिश्ड। जो उल्टी गिनती बोर्ड एग्जामिनेशन की चली थी वो लगभग खत्म होने को आ गई है। 7 जून यानी 7 जून 2022 को आपका बोर्ड एग्जाम लगा हुआ है। मेरे पास जो भी कमेंट्स आ रहे हैं मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनके वीडियोस में बना करके आपको प्रॉपर चैनल पर दे पाऊँ। तो अभी क्या है कि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से एक्सरसाइज 10.4 से क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने के लिए कहा गया था। इसमें एक्चुअली 2 क्वेश्चन पूछे थे, अनुष्का ने पूछे थे, तो एक वीडियो आपको मिल चुका है। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैंने उस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया हुआ था, क्योंकि ये मैं आपको पहले भी एक बार पढ़ा चुका हूँ। फिर ये सेकंड टाइम उससे क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है, तो मुझे लगा शायद किसी आपको एक दूसरे मेथड की जरूरत है। तो फिर इसका आज मैं सेकंड मेथड आपको बताने वाला, और साथ ही साथ कुछ इसी से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ, उनको भी डिस्कस करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन अभी आप देख रहे हैं ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से है। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से सेम पैटर्न पर दोनों क्वेश्चन है। ये दो जो क्वेश्चन है ये एक केरला बोर्ड से अडॉप्ट किया गया है और एक महाराष्ट्र बोर्ड से अडॉप्ट किया गया है। ओवरऑल बताने का मतलब यह है कि 4 जो क्वेश्चन आए हैं, 4 क्वेश्चन सेम कैटेगरी के हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करने के लिए 3 क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा ऐड किए हुए हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में आपको कुछ नए मेथड बता पाऊँ, ताकि ये जो क्वेश्चन की डिमांड थी, इसके जो सोल्यूशन की डिमांड थी, उसमें आपको थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी मिल पाए। और जो पिछले मेथड में मैंने आपको बताया था उससे आज की क्लास में कुछ अलग ही मैं बताने वाला हूँ। 2 चीजों पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। सबसे पहले तो डिस्कस कर लेते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। क्या कहा? डायरेक्शन कोसाइंस। और जब डायरेक्शन कोसाइंस की हम लोग चर्चा करते हैं तो इसको शॉर्ट में हम लोग डीसीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीसीज। जनरली रिप्रेजेंट करते हैं एल, एम और एन से, जहां एल की वैल्यू होती है कॉस अल्फा, एम की वैल्यू होती है कॉस बीटा और एन की वैल्यू होती है कॉस गामा। ये जब 3 रिलेशंस आपस में इंक्लूड होते हैं तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बना देते हैं। इसी को जनरली हम लोग बोलते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। ये रिलेशन आप याद रखेंगे, एंड द रिलेशन इज वैलिड ओनली फॉर दी डीसीज। दिस इज नॉट वैलिड फॉर दी डीआर। डीआर के लिए रिलेशन वैलिड नहीं होता है, केवल डीसीज के लिए रिलेशन वैलिड होता है। एक चीज हमारा एक पॉइंट क्लियर होता है। दूसरा पॉइंट यहां से समझने का प्रयास करेंगे, पोजीशन वेक्टर। जहां कहीं भी ये पोजीशन वर्ड लग जाता है, मैंने आपको बता रखा है कि वेक्टर एनालिसिस के अंतर्गत कहीं पर भी अगर आपको पोजीशन वर्ड देखने को मिल जाए, इसका मतलब ये होगा कि दैट यू हैव टू अडॉप्ट दी दैट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू दी ओ। जैसे इसमें लिखा गया पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट पी, तो पोजीशन का यहाँ पर सेंस ओ से हमेशा ऑरिजिन से होगा। इस बात को अपने दिमाग में रखेंगे। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट पी, सिंपली हम लोग इसे बोलेंगे क्या? ओपी। जब कहा जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट पी, तो इसे हम लोग क्या नाम देंगे? ओपी वेक्टर। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 को सबसे बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन उसी क्वेश्चन में है। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से, और क्वेश्चन नंबर 3 से पिक करते हुए फिर हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 1 तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं आज की इस वीडियो में हम कितना सीख पाते हैं और कितना आप चीजों को कैच कर पाते हैं। तो यहां से क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करने जा रहे हैं, और सोल्यूशन 3 लिखना मुझे लगता है ज्यादा बेहतर रहेगा। सोल्यूशन 3 लिखा गया, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P व्हिच इज इंक्लाइंटेड एट एक्स एक्सिस। एक एलिमेंट है, एक ऑब्जेक्ट है, डिस्कस कर लेते हैं। मान लेते हैं कि हमने ये ले लिया, ये एक्स एक्सिस रहा, ये वाई एक्सिस रहा और ये रहा जेड एक्सिस। एक पॉइंट P है, एक कोई पॉइंट P है, ये रहा पॉइंट P। कहा जा रहा है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P व्हिच इज इंक्लाइंटेड एट द एक्स एक्सिस एट 45 डिग्री। ये जो पॉइंट P है, इसको मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट है, ये हमने नाम दे दिया OP, क्योंकि पोजीशन वेक्टर ऑफ P का जिक्र किया जा रहा है। फिर कहा जा रहा है ये लाइन OP किसके साथ में? एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल क्रिएट कर रही है? 45 डिग्री क्रिएट कर रही है। इतनी बात समझ आती है। एंड दी वाई एक्सिस एट दी 60 डिग्री, वाई एक्सिस पर 60 डिग्री क्रिएट कर रही है। अब ये मत समझना कि यार 60 डिग्री तो दिख नहीं रहा है। तो बच्चा याद रखना, कई बार आपको बता रखा है, आप इस स्ट्रक्चर को हमेशा अपने दिमाग में रखेंगे। ये जो भी आपको सामने देखने को मिल रहा है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। एक लाइन सेगमेंट जो ओपी की बात की जा रही है, वो सेगमेंट कहीं यहाँ पर है। तो अब ये जो सेगमेंट है, ये एक्स एक्सिस के साथ में 45 डिग्री, वाई के साथ में 60 डिग्री और जेड के साथ में देखते हैं कि कितना बना पाता है। ये शायद फिर अपना टारगेट है, तो जो भी होता है देख लेते हैं। यहाँ से 45 डिग्री 60 डिग्री दो हमको देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर के जेड के साथ में हमको एंगल नहीं पता चल रहा है कि कितना क्रिएट कर रहा है। तो अभी हमने क्या कर रखा है कि यहाँ से अगर हमें एक्स के साथ में दे रखा है, तो हमने मान लिया कि लेट अल्फा बीटा गामा बी द एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ये हमने अज्यूम किया। अब अभी आपको डीसीज का रिलेशन बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया हुआ था। तो यहाँ से एल की वैल्यू हमको पता चल रही है, एल इक्वल्स टू कॉस अल्फा। अल्फा उसने आपको गिवन कर रखा है, ये 45 डिग्री है, ये है अल्फा, ये रहा बीटा। गामा का आता पता नहीं है, इसी को हमें पता करना है। तो हमने क्या किया बच्चा, अल्फा की वैल्यू जैसे ही हमने पुट की, हमें यहाँ से देखने को मिलेगा cos 45 डिग्री, एंड you know very well the value of cos 45 degree is 1/√2, so we get the value of L. After then
m is equals to cos beta. What is the value of beta? Beta is known as 60 degree. Then as well as we will put the value of beta, then we can write it cos 60 degree. And what is the value of cos 60? This is known as 1 by 2. And at last we have to find out the value of gamma. We don't know about the gamma, there is no any information regarding to the gamma, so we use a relation, right? We know, and after then L square plus m square plus n square is equals to 1. Now what is the value of L? Means 1 upon under root 2 square. What is the value of m? 1 upon 2 square, and n we don't know about the n, so this is known as 1 by 2 plus 1 by 4 plus n square is equals to 1. Now this is known as, I think, 3 by 4. As well as you will take an LCM, then you can write it 3 by 4 plus n square is equals to 1. यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है? यहाँ से हमको पता चल रहा है n स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 3 by 4, देन n स्क्वायर इक्वल्स टू 1 by 4, देन n इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 by 2. Now we also know that the n is known as cos gamma. So cos gamma is equals to plus minus 1 by 1 upon 2. Then we can adopt the two results for the positive sign and the negative sign. When we adopt the positive sign, then we can write it cos gamma is equals to 1 upon 2, and this result is known as cos gamma is equals to cos 60 degree. Yes, then gamma is known as a 60 degree. On the other hand, when we adopt the negative sign, then this result is known as cos gamma is equals to minus 1 upon 2, and now we have to find out the value of minus 1 by 2, and this is known as I think cos 120 degree. 180 minus 60 is the correct answer. So this is known as cos gamma is equals to cos 120 degree, then gamma is equals to 120 degree. So now we have L, M and N. ठीक है, तो यहाँ से अगर हम एंगल जनरेट करते हैं, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ P. P का हमको क्या निकालना है? पोजीशन वेक्टर निकालना है. तो कुल मिलाकर के Li प्लस mj प्लस nk समझने का बच्चा प्रयास करेंगे. L हमको पता है, m पता है और n पता है. तो n के हमारे पास दो आउटपुट आ रहे हैं. एक हम रिजल्ट और भी जानते हैं ऑल्सो. जो भी हमारे पास वेक्टर है, मान लेते हैं कि जो OP वेक्टर है, इसको हमने ले लिया, OP कैप जनरेट कर लेते हैं. OP कैप, देन दिस इज नोन एज OP वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ OP वेक्टर. क्या कहा? OP कैप इज इक्वल्स टू OP वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ OP वेक्टर. ठीक है, अब OP कैप जो हम जनरेट कर रहे हैं OP वेक्टर, वो किसके इक्वल आ जाएगा? मॉड ऑफ OP वेक्टर इनटू OP कैप. आपको याद होगा OP कैप के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं. अगर सिंपली कोई एक वेक्टर लिखा गया होता है A वेक्टर, A1i प्लस A2j प्लस A3k, तो आप जानते हैं द कोफिशिएंट ऑफ i j k इज नोन एज दी dr. जो A वेक्टर में i j k के कोफिशिएंट्स होते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं? dr नाम देते हैं. जबकि जब हम A कैप में i j k के कोफिशिएंट्स को डिस्कस करते हैं तो इन्हीं के कोफिशिएंट्स किस नाम से जाने जाते हैं? dc's के नाम से जाने जाते हैं. शीट मैंने आपको प्रोवाइड कराई होगी, शीट में आप चीजों को देख पा रहे होंगे बेहतर तरह से. तो दो चीजें, जब A कैप के कोफिशिएंट्स को डिस्कस करते हैं तो वो किसको बताते हैं? dc's को बताते हैं. और जब A वेक्टर के कोफिशिएंट्स i j k के अडॉप्ट करते हैं तो किसको बताते हैं? dr को. यानी A कैप के जो i j k के कोफिशिएंट्स हैं वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे? dc's को. और A वेक्टर के जो i j k के कोफिशिएंट्स होंगे वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे? dr को. ठीक है, अब हमें क्या करना है? पोजीशन वेक्टर निकालना है OP. तो हमारा फॉर्मूला बनता है मॉड ऑफ OP वेक्टर और साथ में OP कैप. अब OP कैप की जो वैल्यू है वो भी आपको समझ आ रहा है. OP कैप का मतलब क्या हो जाएगा बच्चा? यहाँ से OP कैप का मतलब हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ i j k, और i j k जो कोफिशिएंट्स हैं वो dc's हैं, और dc's एक्चुअल में क्या है? L, M और n है. तो कुल मिलाकर के जो OP वेक्टर हमारे पास जनरेट हो रहा है वो जनरेट हो रहा है मॉड ऑफ OP वेक्टर इनटू, यहाँ से आपको क्या देखने को मिलता है? यहाँ से आपको देखने को मिलेगा Li प्लस mj प्लस nk. मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये कंसेप्ट आपको बेहतर तरह से क्लियर हो पा रहा होगा, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ. पहले ये मुझे बताओ, इतना चीज समझ आया? क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? हमें OP कैप लेना है. OP कैप, जब कभी भी कैप में i j के कोफिशिएंट्स देखते हैं तो वो dc's को बताते हैं. क्लास की स्टार्टिंग में बताया कि जो L, M, N है वो भी क्या है? एक्चुअल में dc's हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो OP कैप है वो एक्चुअल में A कैप है, और उसमें जो L, M, N है वही एक्चुअली यहाँ पर dc's का काम करेंगे. फाइनली हमें OP वेक्टर जनरेट करना है. OP मॉड ऑफ OP वेक्टर और Li प्लस mj प्लस nk, सारी वैल्यूज को उठा करके पुट करेंगे और आप इजीली आंसर को गेन कर पाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग रुक करते हैं. यहाँ से कुछ लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर OP मॉड ऑफ OP वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी? तो जरा क्वेश्चन को ध्यान से देख लेते हैं. तो मॉड ऑफ OP वेक्टर देखो उसने आपको दे रखा है, ये देखो यहाँ पर दिया गया है OP इक्वल्स टू 12. OP इक्वल्स टू 12 का मतलब बाबू यही होता है मॉड ऑफ OP वेक्टर इक्वल्स टू 12 यूनिट्स. तो अगर हम सारी वैल्यूज को देखते हैं
तो यहाँ से ओपी वेक्टर अपनी पोजीशन पर रहेगा जो कि हमारा टारगेट है। फिर मॉड ऑफ ओपी वेक्टर क्या है 12 है, तो मॉड ऑफ ओपी की जगह पर 12 आ जाता है। एल की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर रखी है, क्या है 1/√2 i प्लस m की वैल्यू हमने जनरेट कर रखी है 1/2j, और जो n की वैल्यू आ रही है वो एक्चुअल में +-2 आ रही है। तो यहाँ से क्या बन जाता है +-1/2k। आप चाहें तो यहीं पर क्विट कर दें, अदरवाइज यू कैन अडॉप्ट दी 1/2। सो √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड रेशनलाइजेशन करा देना, फिर 1/2 कॉमन कर लेना, अदरवाइज यहीं पर क्विट कर देंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 आपको बेहतर तरह से समझ आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अडॉप्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो अभी इसके पहले जब मैंने आपको ये इस तरह के क्वेश्चंस बताए थे तो आपको शायद याद हो मैंने उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन डीआर से बताया था। पूरा प्रोसेसिंग आपको सॉल्व करके शायद दिखाया भी होगा, और तब क्वेश्चन को सॉल्व किया था किसकी मदद से, डीआर की मदद से। अभी आज की क्लास में जो हम लोग क्वेश्चंस को अडॉप्ट कर रहे हैं वो किसकी मदद से, डीसीज की मदद से। इसीलिए एक से ज्यादा क्वेश्चन लाए हैं ताकि आप इस मेथड को बेहतर तरह से लास्ट मोमेंट पर कैच कर पाएं। तो समझने का प्रयास करेंगे। अगर हम कीज देखें तो यहाँ पर जो हमें की देखने को मिल रही है उसमें कुछ नोट पॉइंट, जैसे पॉइंट नंबर 1 हमारे पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए डीआर का, और डीआर में वेक्टर फॉर्म पर डीआर में मतलब कोफिशिएंट ऑफ आई जे के इन ए वेक्टर। सेकंड नंबर पर हमको पता होना चाहिए डीसीज के बारे में, डीसीज मतलब कोफिशिएंट ऑफ आई जे के इन ए कैप इज नोन एज द डीसीज। तीसरा पॉइंट यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जनरली एल एम एन इन्हीं को हम लोग यहाँ पर किस नाम से जानते हैं, डीसीज के नाम से जानते हैं। एक रिलेशन आपको पता होना चाहिए जिसमें एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है। नंबर 5 पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप सीख करके आए हैं, ए कैप इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। इस सिचुएशन में यहां से ए वेक्टर की वैल्यू हमेशा में जनरेट करनी होगी तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कराना होगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर इनटू ए कैप। ये ए वेक्टर अपनी जगह पर रहेगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर आपको गिवन होगा, और ये वाला जो ए कैप है इसका काम हम लोग एल एम एन की मदद से लेंगे। किसकी मदद से, एल एम एन की मदद से लेंगे। तो यहां पर जनरली जो आप ए कैप देखेंगे उसकी वैल्यू हम लोग रखेंगे एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये पूरा एल्गो आप समझ चुके होंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ रुक कर रहे हैं। ये बिल्कुल आसान सा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा अच्छा सवाल है। क्या बात कही जा रही है, अ लाइन मेक्स एंगल ऑफ द मेजर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो वाई एक्सिस के साथ में हम मान लेते हैं, प्रोसेसिंग फिर वहीं से शुरू होगी, लेट अल्फा बीटा गामा बी द एंगल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। देखो बाबू, एक चीज तो हमने मान रखी है कि जो अल्फा बीटा गामा है वो हमने अपने एंगल अज्यूम कर रखे हैं। क्वेश्चन में कुछ एंगल दे रहा है, अब क्या करेंगे, दोनों का कंपैरिजन करा देंगे। हमारे अकॉर्डिंग वाई एक्सिस के साथ में लाइन सेगमेंट कितना एंगल क्रिएट कर रहा है, बीटा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना क्रिएट कर रहा है, 45 डिग्री। इससे ये पता चल रहा है कि बीटा की वैल्यू बच्चा कितनी हो गई, 45 डिग्री हो गई है। फिर इसी के साथ में गामा की वैल्यू अगर हम देखें तो कितनी डिग्री हो जाती है, 60 डिग्री हो जाती है। अब हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं, बीटा भी जनरेट हो गया, गामा भी जनरेट हो गया है। क्या अपने पास मिसिंग है, अपने पास एक एंगल मिसिंग है, और वो एंगल जो है वो असल में ये देखो लिखा गया है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 4 पहले डिस्कस करना चाहिए तो 3 बाद में डिस्कस करना चाहिए, तो ये ज्यादा आसान है। चलो कोई बात नहीं, अभी तो डिस्कस कर चुके हैं तो समझने का प्रयास करेंगे। बीटा पता है, गामा पता है, अल्फा अननोन है, अल्फा हमको जनरेट करना है। यहां पर लिखते हैं वी नो, क्या जानते हैं, आप जानते हैं बेहतर तरह से, आप जानते हैं क्या जानते हैं, और रिलेशन। ये पॉइंट नंबर 4 क्या है, रिलेशन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इस रिलेशन को हम बेहतर तरह से समझते हैं। अभी हमको क्या करना है, इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं, इसको थोड़ा सा रफ करते हैं, और चलो भाई स्टार्ट करते हैं। एल की वैल्यू अपने पास क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल, एल पता करना है। एम की वैल्यू अपने पास क्या है, एल को एल ही रखते हैं, एम को लिख देते हैं कॉज स्क्वायर बीटा, एन को लिख देते हैं कॉज स्क्वायर गामा। थोड़ा सा हो सकता है तुम्हें कम समझ आए। काम करते हैं, एम और एन की वैल्यूज पहले ही जनरेट कर लेते हैं। अडॉप्ट कर रहे हैं सिंस हमको पता है कि जो m है वो एक्चुअल में किसके इक्वल है, cos बीटा के इक्वल है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा, बीटा इज 45 डिग्री, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, 1/√2। क्या कहा, 1/√2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का सेकंड पार्ट, एल एम एन, एन इज नोन एज cos गामा, एन cos गामा जनरेट होता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गामा, गामा की वैल्यू अपने पास क्या जा रही है, गामा की वैल्यू जा रही है 60 डिग्री। So what is the value of n, 1/2. Now we have the value of m and n. So
we will put all the values in this relation, so this is known as 1 upon 2 square plus 1 upon 2 square. I think this is a similar question as according to the question number 3. लगभग जहां तक उसमें भी सब कुछ यही किया गया था, इसमें भी जहां तक सब कुछ एज इट इज चल रहा है। इन दोनों कैल्शियम लेने के बाद 3/4 हमको मिला था, फिर L स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 मिल जाता है, देन वी गेट दी L इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2 और प्लस माइनस 1/2 L आप जानते हैं ये किसके इक्वल है, कॉस गामा कॉस एल्फा किसके इक्वल है बच्चा, कॉस एल्फा के इक्वल है। तो ये हमको देखने को मिलता है 1/2, सो कॉस एल्फा इक्वल्स टू ये जो प्लस माइनस 1/2 है, यहाँ से हम दो आउटपुट क्रिएट कर लेते हैं, एक बार जब पॉजिटिव साइन लेते हैं और एक बार जब हम लोग नेगेटिव साइन लेते हैं। हालांकि क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही किया गया था, तो अभी आपको इसमें इजीली समझ आ रहा होगा, फिर भी बता देते हैं मन रखने के लिए। अभी हमें क्या करना है, कॉस एल्फा की जब पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं तो कॉस एल्फा इक्वल्स टू आपको देखने को मिलता है 1/2 और इस सिचुएशन में कॉस एल्फा इक्वल्स टू कॉस 60 देन एल्फा इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है भाई, अगर हम नेगेटिव वैल्यू अडॉप्ट करते हैं तो नेगेटिव वैल्यू लेने पर हमको क्या पता चलता है, कॉस एल्फा इक्वल्स टू हमको पता चलता है कॉस एल्फा इक्वल्स टू माइनस का 1/2। इस सिचुएशन में हमको क्या पता चलता है, कॉस एल्फा इक्वल्स टू कॉस 120 डिग्री और यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ रही है 120 डिग्री। तो अगर हमारा जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन है वो क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में कितना एंगल क्रिएट करेगी, तो या तो वो 120 क्रिएट कर सकती है या फिर वो क्या क्रिएट कर सकती है 60। तो जो हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा वो रिक्वायर्ड रिजल्ट इज रिक्वायर्ड रिजल्ट, और रिक्वायर्ड रिजल्ट पे एंगल बन सकता है 60, 45 डिग्री, 60 डिग्री, या फिर एंगल क्रिएट हो सकता है 120 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। बीटा गामा गिवन था, अल्फा का काम था, इसलिए अल्फा के दो आउटपुट हमारे पास जनरेट है, दोनों आउटपुट आपको देखने को मिल रहे हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ रुक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 अभी आपको समझ आ जाएगा, लगभग सेम प्रोसेसिंग इसमें भी चलेगी। क्वेश्चन नंबर 1 में इसको रफ कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या हो सकता है। कहा जा रहा है इफ अ यूनिट वेक्टर ए, पहले तो इस लाइन का मतलब समझेंगे कि यहाँ पर जो लिखा गया यूनिट वेक्टर ऑफ ए, इसका क्या मीनिंग होता है। यूनिट वेक्टर ए, इस बात का मतलब ये है कि अगर आप इसका मॉडुलस जनरेट करते हैं, यानी मॉड ऑफ ए की वैल्यू 1 गिवन है, ये चीज आपको क्या कर दी गई है, गिवन कर दी गई है। ठीक है, अब ये जो भी ए वेक्टर है वो एक्स एक्सिस विद, ठीक है, π/3 क्रिएट कर रहा है आई कैप के साथ में, मतलब एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल क्रिएट कर रहा है π/3, और जे के साथ में कितना बना रहा है π/4। π/3 का मतलब होता है बच्चा 180/3, देन वी गेट दी 60 डिग्री, और फिर दूसरे के साथ में कितना बना रहा है 45 डिग्री, मतलब अल्फा हमारे पास कितना हो जाता है 60 और बीटा हमारे पास कितना हो जाता है 45। अभी हमको क्या जनरेट करना है, थीटा बना रहा है के साथ में, यानी गामा एंगल किसके साथ में कितना एंगल क्रिएट कर रहा है, थीटा। फिर क्या बोल रहा है, फाइंड थीटा को मिला करके जनरेट करना है यार, ठीक है, मतलब गामा हमको निकालना है यार। प्रोसेसिंग तो मुझे लग रहा है सबको सेम ही चलेगा, केवल थोड़ा सा डिजिट चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर अल्फा आ जाता है, अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाती है 60 डिग्री हो जाती है। फिर बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाती है, बीटा की वैल्यू हमारे पास हो जाती है 45 डिग्री, बीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है 45 डिग्री। ठीक है, फिर वही रिलेशन हम जानते हैं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। फिर अभी हमने क्या किया, सारी वैल्यूज को पुट किया, थोड़ा सा चेंजमेंट होगा, बहुत ज्यादा नहीं। एल की वैल्यू कितनी जनरेट हो जाती है, थोड़ा सा यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई। एल इक्वल्स टू आपको देखने को मिलेगा कॉस अल्फा, अल्फा की वैल्यू आप जानते हैं, एल इक्वल्स टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा 60 डिग्री, और इस सिचुएशन में एल की वैल्यू जो हमारे पास निकल करके आई है वो कितनी आ गई है 1/2। फिर नेक्स्ट वैल्यू हम जानते हैं बीटा के लिए, मतलब एम के लिए, इस सिचुएशन में यहाँ पर कितना जनरेट होता है, यहाँ पर जनरेट होता है 45 डिग्री। तो यहाँ से जो m का आउटपुट हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 1/√2, कितना जनरेट हो रहा है 1/√2। ठीक है, दो आउटपुट हमारे पास आ गए हैं। अभी हमें क्या करना है, सारी वैल्यूज को उठाना है, ला करके यहाँ पर इसी रिजल्ट के अंदर पुट करना है। देन इट इज नोन एज 1/2 स्क्वायर 1/√2 स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। आई थिंक दिस इज सेम एज द क्वेश्चन नंबर 3। फिलहाल फिर भी आगे बढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। अच्छा, उसमें एक्स साथ में 45 डिग्री था, कोई बात नहीं, सबका सेम ही वर्किंग है। यहाँ से हमको क्या देखने को मिलेगा 1/4 प्लस 1/2 प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यहाँ से हमको क्या देखने को मिलेगा एन स्क्वायर प्लस 3/4 इक्वल्स टू 1। यहाँ से हमको क्या देखने को मिलेगा एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4। यहाँ से हमको क्या देखने को मिलेगा एन इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2। अब एन जो है वो एक्चुअल में क्या है, वो कॉस गामा है। क्या है, कॉस गामा इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2। नाउ वी अडॉप्ट द टू डिफरेंट टाइप ऑफ द साइन। फर्स्ट इज नोन एज द टेकिंग पॉजिटिव साइन and second is known as the taking negative sign, as well as they will adopt the positive sign. So in this situation we can write it cos gamma is equals to 1/2, and you know very well about the value of
1/2 in term of cos. So cos gamma is equals to cos, I think this is known as the 60 degree and this is known as gamma is equals to 60 degree, and on the other hand when we adopt the next value means -1/2. अभी तो मुझे लगता है आपको वैल्यूज याद हो गई होंगी अच्छे तरह से, क्योंकि जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चन देखे सब में सेम ही वैल्यूज हमें देखने को मिलेंगे, मींस हर बार +-1/2 ही जनरेट हो रहा है। -1/2 हमने अडॉप्ट किया, यहाँ से आपको देखने को मिलता है cos गामा इक्वल्स टू cos 120 डिग्री, और यहाँ से आपको पता चलता है गामा इक्वल्स टू 120 डिग्री। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एंगल थीटा, सो एंगल थीटा इज 60 डिग्री एंड 120 डिग्री। क्या कहा, या तो 60 डिग्री या फिर 120 डिग्री। फिर नेक्स्ट आगे इसे रीड कर लेते हैं, फाइंड द थीटा, ये हमारा फर्स्ट आउटपुट जनरेट हो गया है। थीटा क्या होगा, या तो 60 डिग्री होगा या फिर 120 डिग्री। चलो यहाँ से थोड़ा सा आउटपुट भी बता देते हैं, लिख देते हैं, ब्लू से लिख रहे हैं। यहाँ पर बनेगा रिक्वायर्ड रिजल्ट। So there are two cases arise for the positive sign and the negative sign. So we get the two different type of the solutions. Means our final answer is either 60 degree. This is already given. 45 degree also given, and the find value is 60 degree. So 60, 45, 60. This is these values are adopted by the case 1 means positive sign, and for the second type means we have to write down the 60 degree, फिर 45 डिग्री, और फिर यहाँ से आपको देखने को मिलेगा 120 डिग्री। देखो यार ये क्या है कि ये जब मैंने आपको सिखाया होगा तो वे ऑफ राइटिंग मैंने आपको प्रॉपर चैनल पर बताया होगा। बोर्ड एग्जाम में इस तरह से नहीं कि एरो बना करके फिर यहाँ से दो केसेस, आप बाकायदे वहां पर नीचे केसेस बनाएंगे, हेडिंग डालेंगे केस 1 केस 2, और उसको एक प्रॉपर चैनल पर ही लिखेंगे। मेरी तरफ से नहीं, क्योंकि मुझे बोर्ड एग्जाम नहीं अटेम्प्ट लेना है, बोर्ड एग्जाम आपको अटेम्प्ट लेना है, इसलिए प्रॉपर चैनल पर वैल्यूज को जो आपका वे ऑफ राइटिंग होगा, जो आपके स्टेप्स होंगे उनको प्रॉपर चैनल पर ही रखना है। फिर आगे क्या बोल रहा है, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। कुल मिलाकर के ए वेक्टर की वो वैल्यू जनरेट करवा रहा है, कंपोनेंट क्या ही निकलवा रहा है। तो ए वेक्टर की वैल्यू जनरेट करने के लिए आप बेहतर तरह से जानते हैं, हम लोग जनरेट कर सकते हैं। ये फर्स्ट रिजल्ट है, सेकंड रिजल्ट इसी जगह पर मेंटेन करने जा रहे हैं, ठीक है, इसी जगह पर लिखने जा रहे हैं फॉर सेकंड रिजल्ट। सेकंड रिजल्ट के लिए आप जानते हैं, अभी आपको बताया था ए कैप इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। अब आप जानते हैं ए कैप इक्वल्स टू ए वेक्टर, मॉड ऑफ ए वेक्टर तो उसने आपको गिवन कर रखा है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आ जाती है, तो यहां से हमको पता चलता है ए वेक्टर इक्वल्स टू ए कैप। देखो ए कैप को यहां लिख दिया, ए वेक्टर को यहां लिख दिया। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो ए कैप है वही वास्तव में क्या है, ए वेक्टर है। अभी ए कैप आप जानते हैं द कोफिशिएंट ऑफ आई जे के इन ए कैप, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो कोफिशिएंट्स ऑफ आई जे के यहाँ पर डीसीज के नाम से जाने जाते हैं, डीसीज के लिए जो जनरल बात हम जानते हैं वो एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। फाइनली हमें क्या करना है, एल एम और एन की वैल्यूज को पुट कर देना है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल, एल 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 दिस इज नोन एज 1/2i plus 1/√2j, and n is known as plus minus 1/2 plus minus 1/2k. This is known as the a vector. अभी a vector हमने पूरा completely जनरेट कर लिया है। अगर इससे भी दिल ना भरे और वो जैसा कि पूछ रहा है कंपोनेंट ऑफ a vector, so you know very well the value of a1 means कंपोनेंट जो हमारे पास जनरेट हो रहे हैं वो 1/2 1/√2 प्लस माइनस 1/2। दीज आर द कंपोनेंट ऑफ द ए वेक्टर। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये सोल्यूशन 1 बेहतर तरह समझ आ रहा होगा। इस बार की प्रोसेसिंग पिछले मेथड से मैंने अलग बताई है। पिछले मेथड में जब आपको सॉल्व करना बताया था इस टाइप के क्वेश्चंस को, तो वहां पर मैंने आपको बताया था विद द हेल्प ऑफ द डीआर। आज की इस क्लास में हम लोग सीख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द डीसीज। डीआर से सोल्यूशन थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, आंसर उससे हो जाता है, मैंने डेफिनेटली आपको सॉल्व करके दिखाया भी है। अभी इसमें एक क्वेश्चन अपने पास और बच रहा है और वो है क्वेश्चन नंबर 2। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 यार इसे तुम लोग कर सकते हो, लेकिन नहीं कर पाओगे तो चलो बता देते हैं। तो थोड़ा सा फिर चेंजमेंट क्रिएट हो रहा है, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा हेर फेर कर रहे हैं और फिर फाइनल आंसर आपको दिखा रहे हैं। बोला है फाइंड आर वेक्टर, फाइंड द वेक्टर आर वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ 3√2। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, आर वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 3√2। इस बात का क्या मतलब है भाई, ये जो यहाँ पर लिख दिया गया इस बात का क्या मीनिंग है? इसका केवल एक ही मीनिंग जा रहा है, मैग्नीट्यूड मतलब आप समझ रहे हैं कि वो सिंपली आपको आर की वैल्यू दे रहा है। आर को हम लोग मॉड ऑफ आर वेक्टर भी लिखते हैं जो कि 3√2 है। मतलब यही फॉर्मूला हमको अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन इस बार मॉड ऑफ ए वेक्टर की जगह पर क्या 1 नहीं आएगा, क्या आएगा 3√2 आएगा। इतनी बात समझ आती है। फिर हमको यहाँ से देखने को मिलता है, यहाँ से देखो π/4 क्रिएट कर रहा है y एक्सिस के साथ में और z एक्सिस के साथ में क्रिएट कर रहा है π/2। तो हमने फिर यही स्टेटमेंट दिया, ये स्टेटमेंट एज इट इज कॉपी पेस्ट होगा। यहाँ से y का काम है, मतलब बीटा की बात की जा रही है, और यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, गामा की बात की जा रही है। गामा को कितनी वैल्यू दी गई है 90, और बीटा को कितनी वैल्यू दे दी गई है, बीटा को कितनी वैल्यू दी गई है π/4 मीन 45 डिग्री। हाँ, 4 सवालों में इस सवाल का जो सोल्यूशन है वो थोड़ा सा अलग होने वाला है। यहाँ से आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा m, और यहाँ से आपको देखने को मिलेगा n। m के साथ में क्या आता है, बीटा आता है, और n के साथ में क्या आता है, गामा आता है। अभी हमने क्या किया है, बीटा की वैल्यू को पुट किया, n के साथ में क्या जनरेट हो जाता है, गामा जनरेट हो जाता है।
बीटा और गामा गिवन है। अभी हमने क्या किया, सारी वैल्यूज को पुट किया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा, बीटा इज नोन एज 45 डिग्री। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गामा, गामा इज नोन एज दी 90 डिग्री। अभी यहाँ पर m की जगह पर क्या जनरेट हो जाता है, n जनरेट हो जाता है, और आप जानते हैं cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। यहाँ से क्या जनरेट होता है, m जनरेट होता है, यहाँ से क्या जनरेट होता है, m जनरेट होता है, और यहाँ से क्या जनरेट हो जाता है, 1/√2 जनरेट हो जाता है। अभी हमने क्या किया, ये रिलेशन हमको पता है, रिलेशन के अंदर सारी वैल्यूज को पुट करने जा रहे हैं। फिलहाल हमारे पास बीटा है, गामा है, मतलब L नहीं है। m की वैल्यू अपने पास जनरेट हो चुकी है 1/√2 स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, n इज नोन एज 0 स्क्वायर इक्वल्स टू 1, दिस इज नोन एज L स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस 0 मींस no need to write it at this place, so we can write it L square plus half is equals to 1. As well as we will transfer half, then we can write it L square is equals to 1 minus 1/2. So this is known as L square is equals to 1/2, and after then L is equals to plus minus 1/√2, plus minus 1/√2, and L is known as the alpha. So again there are two cases arise, case number 1 for the positive sign and case number 2 for the negative sign. For positive sign, cos gamma cos alpha is equals to 1/√2, and in this situation this is known as the 45 degree. So alpha is known as 45 degree, alpha is known as 45 degree. And when we adopt the negative sign, then this is known as the cos alpha is equals to minus 1/√2. In this situation 3 pi by 4 means 135 degree. So alpha is known as 3 pi by 4, alpha is known as 3 pi by 4. पाई के फॉर्म पर सब कुछ चल रहा, तो 45 डिग्री की जगह पर हम क्या लिखना पसंद करेंगे, पाई बाय 4 लिखना पसंद करेंगे। क्वेश्चन जिस फॉर्मेट पर होता है याद रखेंगे, सोल्यूशन भी उसी फॉर्मेट पर दिया जाएगा। दिस इज नोन एज 3 पाई बाय 4। अभी अगर हम वैल्यूज को देखें तो वैल्यू हमको पता चल रही है, अल्फा की वैल्यू फर्स्ट केस में क्या जनरेट हुई है, फर्स्ट केस में जनरेट हुई है पाई बाय 4। सेकंड केस में क्या है, सेकंड केस में आपको गिवन है पाई बाय 45 डिग्री। थर्ड केस में कितना गिवन है, 90 गिवन है। कितना गिवन है, 90 गिवन है। यहाँ से देख लेते हैं, सेकंड केस में अपने पास क्या जनरेट हो रहा है, 3 पाई बाय 4, फिर यहाँ से 45 डिग्री आपको ऑलरेडी गिवन है, और थर्ड में कितना गिवन है, 90 डिग्री गिवन है। ये हमारे पास फर्स्ट आउटपुट जनरेट हुआ है। कौन सा आउटपुट जनरेट हुआ, फर्स्ट आउटपुट जनरेट हुआ। फिर क्या बोल रहा है, अब यहाँ पर देखो सब कुछ आर वेक्टर के लिए दे रहा है, इसलिए जो हम फॉर्मुला मेंटेन करेंगे वो भी किसके लिए मेंटेन करेंगे, आर वेक्टर के लिए। तो यहाँ से क्या जनरेट हो जाएगा, आर कैप इक्वल्स टू आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर। ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मॉड ऑफ आर वेक्टर की वैल्यू उसने आपको गिवन कर दी है 3√2, तो यहाँ से क्या जनरेट हो जाता है 3√2। अब यहाँ पर ए नहीं, यहाँ पर क्या होगा बच्चा, आर होगा, यहाँ पर भी आर होगा। यहाँ से जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो हमको पता चलता है कि जो आर वेक्टर होगा वो असल में 3√2 आर कैप के इक्वल होगा, और यहाँ पर जो आर वेक्टर जनरेट होगा, यहाँ पर जो आर वेक्टर जनरेट होगा, ये आर वेक्टर असल में 3√2, और यहाँ पर जो आर कैप है इसकी वैल्यू हमने पुट किया है Li प्लस एम जे प्लस एन के। फिलहाल अभी ये कंसेप्ट आपको समझ आ रहा होगा कि वाई वी राइट डाउन दी Li प्लस एम जे प्लस एन के इन प्लेस ऑफ दी आर कैप। अभी क्या करना है, सारी वैल्यूज को पुट कर देना है, एल एम और एन की वैल्यूज को। तो यहाँ से आपको देखने को मिलता है, यहाँ से आपको देखने को मिलता है आर कैप इक्वल्स टू 3√2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल, दो केसेस बनेंगे। एल की वैल्यू अपने पास आई है प्लस माइनस 1/√2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम, एम की वैल्यू आई है प्लस 1/√2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू बच्चा अपने पास जनरेट हो गई है 0 के। कुल मिलाकर के 0 से जो टकराएगा 0 में बदल जाएगा, तो 0 के अपने आप में खत्म हो जाता है। बाकी जो अपने पास बच रहा है वो आउटपुट इतना बच रहा है। इसको थोड़ा सा 2 स्टेप अपने और बढ़ जाएंगे, कुछ खास इंपैक्ट नहीं देखने को मिलेगा। तो आर वेक्टर इक्वल्स टू 3√2, यहाँ से देखने को मिलेगा प्लस माइनस 1/√2i प्लस 1/√2j, और ये डेड हो जाता है। अगर √2 को हम कॉमन कर लेते हैं तो प्लस माइनस i प्लस j, √2 से √2 बच्चा कैंसिल हो जाएगा। बढ़ा दी क्या है कि स्टेप, चलो रो लिख दिया, वैसे इन सब चीज़ों की जरूरत रहती नहीं है। 3√2, √2 से ये √2 कैंसिल हो जाता है 3, यहाँ से देखने को मिलता है प्लस माइनस i कैप प्लस j कैप। अगर अभी भी दिल ना भरे तो कुछ नहीं करना है बच्चा, 3 को अंदर भेज देना, तो प्लस माइनस 3i प्लस 3j, और ये असल में वैल्यू किसकी जनरेट हुई है, आर वेक्टर की जनरेट हुई है। क्या हमसे जनरेट करवा रहा था, क्या जनरेट करवा रहा था, फाइंड दी आर वेक्टर। तो कुल मिलाकर के अभी ये जो 4 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए ये सेम पैटर्न पर थे। 2 क्वेश्चन, एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से अडॉप्ट किया गया, एक एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से अडॉप्ट किया गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये 2013 में पूछा गया सवाल है, याद रखेंगे 2013 में पूछा गया सवाल है, इसीलिए मैंने इसके लिए पूरी सेपरेट वीडियो तैयार की, और इसीलिए बाकी क्वेश्चंस भी इससे रिलेटेड मैं आपके लिए लेकर के आया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बेहतर तरह से ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करें, और मैथ्स में तो 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। हालांकि अटेम्प्ट हुए तो 50 मार्क्स का आपके लिए होगा, तो जो भी आपके लिए बेहतर हो 40 मार्क्स का होगा, क्योंकि 10 मार्क्स अभी आपका उसमें चला गया होगा। तो फिलहाल जो भी मतलब हो आपको अपना बेहतर करने की कोशिश करना है। फिलहाल आज की बस इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।